हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा कुमार पटेल है और शिक्षा प्लस के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी एनआईओएस बोर्ड के लिए हम लोग केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, ऐसे ही हमारा एक एनआईओएस बोर्ड भी है जो हमारी कंट्री में काफी रिलेवेंट है। ठीक है, और इसमें 11th और 12th दोनों आपकी एक साथ आ जाती हैं। तो जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप 11th में हो या 12th में हो या आप किसी और बोर्ड से भी पढ़ रहे हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, तो ये जो लेक्चर है हमारा, ये कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के लिए ये लेक्चर हमारा रिलेवेंट है। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो हम लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको लेक्चर देखते देखते ही आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आपको याद हो जाए और आपका कंप्लीट हो जाए, तो ताकि आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, चीजें आपकी कंप्लीट भी हो जाए और बोर्ड के हिसाब से भी आपका यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला चैप्टर जो जो है हमारा इंट्रोडक्शन, जैसे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो इसमें हम एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत केमिकल अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एटम से। तो एटम होता क्या है बेसिकली हमारा? तो जैसे कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कोई भी चीज देखी हो आपने, जैसे कि कोई मेटल का वायर हो गया, कुछ भी हो गया, वो किस चीज से बना है? किसी ना किसी मटेरियल से बना है। वो मटेरियल किससे बना है? किसी ना किसी एलिमेंट से बना है। और एलिमेंट किससे बना होगा? वो एलिमेंट किसी ना किसी एटम से बना होगा। ठीक है, तो जो एटम होता है ये हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपाउंड की। दुनिया में जो भी कुछ बना हुआ है वो किससे बना है? एटम से। यानी कि जो एटम है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसा आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि सेल बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, ऐसे ही हमारा केमिस्ट्री में जो एटम होता है ये सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल या किसी भी एलिमेंट की। तो एटम होता क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। यानी किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एटम। और इस एटम में उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और उस एलिमेंट की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसी भी एक एटम में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब एटम के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो एटम स्मॉल होता है साइज में, यानी बहुत छोटा होता है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से, यानी कि बिना इस माइक्रोस्कोप का यूज किए हम उसको नहीं देख सकते हैं। कैन नॉट बी सीन विद दी नेकेड आई, यानी कि बहुत छोटा होता है और नेकेड आई से उसको हम नहीं देख सकते हैं। टेक्स पार्ट इन दी केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जब कोई भी दो एटम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होती है? वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है और नया कंपाउंड बनता है। तो ये क्या है? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, कंबाइन विद दी अदर एटम एंड फॉर्म टू फॉर्म दी मॉलिक्यूल। यानी कि जैसे कि आपका ये एटम है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन का एटम हो गया और इसके साथ में आपने दूसरा ले लिया ऑक्सीजन का एटम। अब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा? O2। और O2 यहां पे हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल। तो O2 हमारा यहां पे क्या है? मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन क्या है? एटम। ऑक्सीजन क्या है? एटम। जैसे आपने एक ले लिया हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, और आपने एक ले लिया क्लोरीन का एटम, और इन दोनों ने कंबाइन किया, यदि ये बन गया आपका HCl, तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ये क्या है? H, एटम। Cl क्या है आपका? एटम। तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या है? एटम है। और HCl क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूल हो गया। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। यानी जब एटम होता है तो वो सिंगल होता है, जब मॉलिक्यूल होता है तो उसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं। तो जैसे कि ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या हो गया? O2 मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन क्या है? एटम। हाइड्रोजन क्या है? एटम। क्लोरीन क्या है? एटम। तो आपको यहां से एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में आया होगा। एटम मतलब होता है कि सिंगल स्पीसीज है, और मॉलिक्यूल मतलब उसमें एक से ज्यादा एटम है। तो जब एक से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। जब अकेले अकेले होते हैं तो क्या कहलाता है?
एटम कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन एटम हो गया, आपका ऑक्सीजन एटम हो गया, आपका सोडियम एटम हो गया, आपका क्लोरीन एटम हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि एटम के बारे में हमको सबसे पहले किसने बताया था, कि हमको कैसे पता चला कि ये कोई भी एलिमेंट है, ये किससे बना है, एटम से बना है, या सबसे छोटी यूनिट एटम है या क्या है। सबसे पहले हमको इसके बारे में किसने बताया, सबसे पहले इसके बारे में हमको बताया डाल्टन ने। ठीक है, ये डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जो एटम होता है ये किसी भी केमिकल एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो आपका स्टील हो, आयरन हो, लकड़ी हो, कुछ भी जो आपको सामने दिख रहा है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो इन्होंने बताया कि मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो यानी कि कोई भी मैटर हो वो किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, अच्छा इन्होंने दूसरी बात बताई कि जो एटम होती है ये सबसे छोटी यूनिट होती है, इसको हम इससे छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी कोई जब एक ही एलिमेंट है, जैसे आपके पास है क्लोरीन एलिमेंट, तो क्लोरीन एलिमेंट में जितने एटम होंगे क्लोरीन के, वो सारे कैसे होंगे, सेम शेप, सेम साइज के होंगे और आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टी, यानी कि यदि अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं तो उनका मास और उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो यानी किसी एक एलिमेंट के एटम है तो उनकी प्रॉपर्टी और उनका मास, उनका साइज, उनका शेप सिमिलर होगा, लेकिन यदि अलग अलग एलिमेंट के एटम है तो उनका मास, उनका साइज, उनका शेप क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, एटम कंबाइन इन दी सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं किसके लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो उनका रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। जैसे कि आपने लिया सपोज कंपाउंड में आपके पास है H2SO4, या आपने ले लिया सॉल्ट NaCl, तो यहां पे जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा, होल नंबर का रेशियो होगा। जैसे यहां पे क्या है 1:1, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो क्या है 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 हाइड्रोजन, वो 4 ऑक्सीजन, तो क्या हो गया रेशियो 2:1:4। NaCl में क्या हो गया 1:1। जैसे आपने कोई और कंपाउंड ले लिया, जैसे आपने ले लिया H2O, तो यहां पे क्या है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यहां रेशियो क्या हो गया 2:1। तो किसी भी कंपाउंड में जो एटम का रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब डाल्टन ने इतना तो बता दिया कि मैटर किससे बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम एटम बोलते हैं। एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा क्या था, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब कोई यदि एक एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो उसके जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि अलग अलग एलिमेंट के यदि एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटम हो गया एक आपका, और दूसरा क्लोरीन का एटम हो गया, तो हाइड्रोजन के एटम और क्लोरीन के एटम का मास भी अलग अलग होगा, प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी और शेप भी अलग अलग होगा। तो यदि अलग अलग एटम प्रेजेंट हैं, अलग अलग एटम है, अलग अलग एलिमेंट के एटम है, तो उनका मास और साइज, शेप और प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग टाइप की होगी। जब एटम किसी कंपाउंड को बनाने के लिए कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहां कंपाउंड बना है हमारा H2SO4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो इनका क्या रेशियो हो गया
2:1:4, तो ये सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमने बनाया H2O, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो क्या रेशियो हो गया 2:1। जैसे हमने बनाया सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे 1 सोडियम है और 1 क्लोरीन है, तो रेशियो क्या हो गया 1:1। तो सोडियम क्लोराइड में रेशियो क्या हो गया हमारा 1:1। H2SO4 में क्या हो गया 2:1:4। वाटर में क्या हो गया हमारा 2:1। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कंपाउंड बनता है तो वहां पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब डाल्टन्स की जो थ्योरी थी इसकी कुछ लिमिटेशन थी कि मतलब ये सिर्फ इसने कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में डिस्कशन किया और कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में डिस्कशन नहीं किया, यानी कि इन्होंने एटम की कुछ प्रॉपर्टी तो बताई और कुछ प्रॉपर्टी नहीं बताई। तो इन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टी नहीं बताई, इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि कुछ एटम होते हैं जो जो आइसोटोप की तरह काम करते हैं, यानी कि उनका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो आइसोटोप के बारे में नहीं बताया इन्होंने, आइसोबार्स के बारे में नहीं बताया। आइसोबार मतलब होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और एटॉमिक मास सेम हो, तो इन्होंने आइसोबार्स के बारे में नहीं बताया। और इन्होंने क्या नहीं बताया, एटम्स आर डिवाइजेबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जब डाल्टन ने बताया था तो इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट या किसी भी मैटर का। तो इन्होंने बताया कि मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है एटम। जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है सेल, ऐसे ही इन्होंने बताया कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है एटम होती है। ठीक है, लेकिन आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा कि एटम की अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ एटम एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये अट्रैक्शन हुआ रिपल्सन हुआ ये सब किसकी वजह से आया, तो इसके बारे में इन्होंने डिस्कशन नहीं किया था। तो साइंटिस्ट ने आगे जब ये सब प्रॉपर्टी देखी एटम की कि कुछ एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ रिपल कर रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तो बाद में फिर पता चला कि जो एटम होते हैं ये इनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो डाल्टन ने बताया था कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, यानी कि कोई भी मैटर हो किससे बना हुआ होता है एटम से। लेकिन बाद में पता चला कि जो एटम है वो भी किससे बना हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिनको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में किसने बताया था हमको डाल्टन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक सिंबल। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो एटम होते हैं सबके अलग अलग सिंबल होते हैं। ठीक है, तो एन एटॉमिक सिंबल इज दी 1 और 2 लेटर एब्रिविएशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। मतलब जो एटम का सिंबल होता है वो क्या होता है या तो 1 लेटर का होगा या 2 लेटर का होगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 लेटर है, सोडियम क्लोराइड बना रहे थे तो यहाँ पे क्या आया था सोडियम, यहाँ पे क्या है 2 लेटर है। क्लोरीन सी और एल, यहाँ पे क्या है 2 लेटर है सी और एल। और इसके अलावा आपने देखा होगा कैल्शियम सी और ए, यहाँ पे भी दो लेटर हैं। तो कुछ एटम में 1 लेटर होता है, एटम के सिंबल में 1 लेटर होता है, कुछ एटम के सिंबल में 2 लेटर भी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 लेटर है, सोडियम में 2 लेटर हैं, क्लोरीन में 2 लेटर हैं, कैल्शियम में 2 लेटर हैं, नाइट्रोजन में 1 लेटर है, हीलियम में 2 लेटर है। ठीक है, तो किसी किसी में 1 लेटर होता है और किसी किसी में 2 लेटर होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे जहां पे 2 लेटर हैं, जहां पे 1 लेटर है तो वो कैपिटल लेटर होगा हमारा, जैसे हाइड्रोजन हो गया नाइट्रोजन हो गया। तो यदि किसी एटम का जो सिंबल है, ठीक है, वो यदि 1 लेटर में ही है तो वो लेटर कैसा होगा कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, और यदि किसी एटम का जो सिंबल है वो 2 लेटर से बना हुआ है, जैसे कि सोडियम का, तो पहला लेटर कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होगा। ठीक है, तो यदि एटॉमिक सिंबल में सिर्फ 1 लेटर है तो वो क्या होगा कैपिटल होगा, और यदि एटॉमिक सिंबल में 2 लेटर हैं तो क्या होगा पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। जैसे क्लोरीन में सी कैपिटल एल स्मॉल, कैल्शियम में सी कैपिटल ए स्मॉल। ठीक है,
इफ देयर इज अ सेकेंड लेटर इट इज रिटन इन लोअर केस, यानी कि वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। जैसे हीलियम में पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। जैसे आपने लिखा सिलिकॉन, तो पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। ठीक है, तो एटॉमिक सिंबल में क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा कैपिटल होता है, और जो सेकंड लेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो कुछ एटम होते हैं जिनको हम सिर्फ एक ही लेटर से लिखते हैं, और कुछ एटम होते हैं जिनमें दो लेटर होते हैं। ठीक है, तो यदि दो लेटर हैं तो फर्स्ट लेटर हमारा कैसा होगा, कैपिटल होगा, सेकंड हमारा कैसा होगा, स्मॉल होगा, और यदि एक है तो वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को किससे लिखा हमने, एच से। एच क्या है हमारा, कैपिटल। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, हीलियम, तो हीलियम को कैसे लिखा, एच और ई से। यहां पे एच क्या है हमारा, कैपिटल, ई क्या है हमारा, स्मॉल। तीसरा क्या है हमारा, कार्बन, कार्बन को हमने किससे लिखा, कैपिटल सी से। नाइट्रोजन को कैपिटल एन से। ऑक्सीजन को कैपिटल ओ से। सोडियम को पहले इसमें, इसके सिंबल में दो लेटर हैं, तो पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। मैग्नीशियम में दो लेटर हैं, एम और जी, तो पहला क्या है, कैपिटल, दूसरा क्या है, स्मॉल। एल्यूमिनियम में क्या है, ए और एल, तो पहला क्या है, कैपिटल, दूसरा क्या है, स्मॉल। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी एटम का सिंबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक सिंबल। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, यहां पे जैसे इसमें लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर में या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। यदि हमको एटॉमिक नंबर लिखना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एलिमेंट है, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, तो सोडियम के एक एटम में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एटॉमिक नंबर। जैसे कि हमको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं या जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उनको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, या तो उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी आइसोलेटेड एलिमेंट है या आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, जैसे सोडियम, ये आइसोलेटेड है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है, यानी इसने किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया है, या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो कोई भी आपका आइसोलेटेड एटम होगा, ठीक है, उसमें जो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर। जैसे कि आपका हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें हो जाएंगे आपका एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या एक प्रोटॉन होगा, तो यहां से हमको क्या पता चल जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर और इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे। जैसे दूसरा है हमारा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6,
तो इसका मतलब क्या है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, यानी कि इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। जैसे कि आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसमें क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो इसमें क्या होंगे, 11 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे, आपके प्रोटॉन होंगे। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या सीखा, एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल में क्या होता है, या तो एक लेटर से लिखते हैं या उसको 2 लेटर से लिखते हैं। यदि एक लेटर से लिखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और यदि 2 लेटर में होगा तो पहला वाला कैपिटल होगा, दूसरा वाला स्मॉल होगा। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी आइसोलेटेड एलिमेंट में या आइसोलेटेड एटम में। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जब उसने किसी के साथ में कॉम्बिनेशन ना किया हो, यानी कि वो अकेला पड़ा हुआ हो। तो जब वो अकेला होगा तो उसके हम या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट कर लेंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमने अभी हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का और सोडियम का क्या देखा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने देखा, अब नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। तो ये मास नंबर क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ईदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसी मास नंबर में आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के हमको क्या करना है, टोटल नंबर फाइंड कर लेने हैं। तो क्या पता चल जाएगा हमको, उसका मास नंबर, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। यदि मॉलिक्यूल होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास। एटम होगा तो क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास या मास नंबर दोनों ही सेम चीजें हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मास नंबर लिखा है, कहीं कहीं पे आपको एटॉमिक मास लिखा हुआ मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास हो या मास नंबर हो, दोनों चीजें सेम होती हैं। जैसे कि आपने पिछले पेज पे पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं, जेड से। ठीक है, तो जैसे कि आपको लिखा होगा यहाँ पे, जैसे कि आपका है ये ऑक्सीजन, तो आपने देखा होगा यहाँ लिखा होता है 8O16। तो जो ये वाला होता है नीचे वाला लोअर केस, ये क्या होता है आपका लोअर लेटर, ये आपका जो लोअर नंबर होगा ये हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, और जो ये अपर नंबर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक मास या मास नंबर। तो जो ये 16 है ये हमारा क्या है, मास नंबर, और जो ये 8 है ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। तो जो नीचे लिखा हुआ होता है वो क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है हमारा मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। तो मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो मास नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो द मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, यानी किसी भी एटम में टोटल कितने प्रोटॉन और टोटल कितने न्यूट्रॉन हैं, ये हमको कौन बताता है, उस एटम का मास नंबर। तो जैसे आपको बता दिया गया है कि कोई एटम है उसका मास नंबर 50 है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि उसमें टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के कितने होंगे, 50 होंगे। ठीक है, और मास नंबर से और एटॉमिक नंबर से क्या पता चलेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं। तो जैसे आपको किसी ने बता दिया कि ये है आपके पास सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11, तो आपको यहां से क्या पता चला कि इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है।
अब जैसे आपको बताया कि जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना था 11, इसका मास नंबर कितना है 23। तो आपको पता चला कि इसमें 11 तो इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। अब मास नंबर 23 है। मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं? 23 है, यानी कि 23 है। अब इसके एटॉमिक नंबर से आपको पता चल गए थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, और मास नंबर से पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं। तो यदि आप इसके मास नंबर से इसके एटॉमिक नंबर को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो आपको क्या पता चल जाएगा? इसमें टोटल कितने न्यूट्रॉन होंगे, यानी कि 23। ये क्या है इसका मास नंबर, माइनस क्या कर दें? इसका एटॉमिक नंबर। तो आपको क्या पता चल जाएगा? इसका टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कितने हो गए इसमें? 12। तो टोटल न्यूट्रॉन इसमें कितने हो गए? 12। तो यानी कि यहां से क्या फॉर्मूला बना? एटॉमिक नंबर यानी कि ए माइनस, ओ सॉरी, मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर जेड, क्या आ जाएगा हमारा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करने का फॉर्मूला। मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो मास नंबर में से किसको माइनस कर दो? एटॉमिक नंबर को। क्या मिल जाएगा आपको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर किस किस से बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एटॉमिक नंबर किससे बना होता है? या तो टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल प्रोटॉन। ठीक है, जैसे एग्जांपल कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। अच्छा, मास नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12। तो यानी कि इसमें अच्छा, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। तो मास नंबर में कौन कौन होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर में कौन होता है? या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, तो यानी कि इसका मास नंबर है 12 और इसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि 12 में से हम यदि 6 को माइनस कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कर दें? ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस माइनस एटॉमिक नंबर। तो क्या मिल जाएगा आपको? इसमें कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो यानी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो यानी कार्बन के किसी एक एटम में, कार्बन के किसी एक एटम में क्या होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ही क्या होंगे आपके? प्रोटॉन, और 6 ही आपके क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तो कार्बन के किसी एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं? आपके न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एटॉमिक नंबर, मास नंबर। मास नंबर बोले तो एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा हमको? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर कैसे पता चलेगा? इसमें क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यानी कि यदि हमको मास नंबर गिवन है तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा? इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं। और यदि किसी का हमको एटॉमिक नंबर मालूम है तो क्या पता चल जाएगा? उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। और मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
नेक्स्ट है हमारा आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स होता क्या है? आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर। तो यानी कि आइसोटोप वो होते हैं जिनका मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। यानी जो नीचे वाला है वो सेम है, ऊपर वाला क्या है? अलग अलग है। तो जिसका नीचे वाला यानी कि जैसे आपका है कार्बन C612, ठीक है, और आपका कोई एक और दूसरा एलिमेंट हो जिसको हम X बोल दें, 6 हो और यहां पे क्या हो? 13। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया, और ये क्या हो गया? दोनों का सेम हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आइसोटोप। देखो लिखा है सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर व्हाट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर। तो मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? दोनों के सेम होते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के होते हैं 3 आइसोटोप। कौन कौन सा? हाइड्रोजन का एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्राइटियम। जैसे कि प्रोटियम को लिखते हैं 1H1, ड्यूटीरियम को लिखते हैं 1D2 और ट्राइटियम को लिखते हैं 1T3। ये तीनों ही क्या है? हाइड्रोजन की 3 अलग अलग फॉर्म है, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। अब यहां आप देख रहे हैं कि नीचे सब में सेम है, यानी इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। तो आइसोटोप क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कैसा हो? सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर क्या हो? उनका अलग अलग हो। यहां पे आप देखिए ऊपर वाला क्या होता है? मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर। तो इन तीनों का मास नंबर अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन के मतलब कि पहले आइसोटोप यानी प्रोटियम का मास नंबर क्या है? 1। ड्यूटीरियम का क्या है? 2। ट्राइटियम का क्या है? 3। तो ये तीनों ही क्या है? हाइड्रोजन की 3 अलग अलग फॉर्म, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का मास नंबर कितना है? 1। ड्यूटीरियम का 2। ट्राइटियम का 3। लेकिन तीनों का ही एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो ये क्या हो गए? हाइड्रोजन के 3 अलग अलग आइसोटोप। तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है? आइसोटोप आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर व्हाट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यानी ये तीनों ही किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। एक ये और तीसरा ये। इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का 1 1 1 है। इनका मास नंबर अलग अलग है, 1 2 3। तो ये हमारे इस डेफिनेशन में फिट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? तीनों के तीनों आइसोटोप हो गए। जैसे इसके अलावा आपको दिख रहा हो यहाँ पे क्लोरीन C37 और Cl37 और Cl35, Cl37 और Cl35। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? इसका भी 17 होगा और इसका भी 17 होगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन के दो क्या है? आइसोटोप है। ठीक है, यानी कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का अलग अलग है। एक का 37 है, एक का 35 है। अब ये आइसोटोप्स होते कैसे हैं? मतलब वो एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या होते हैं? हमारे सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे आइसोटोप्स होते हैं। अब आप यहां देख लो, जैसे आपको पता है कि इसमें 17 क्या है? हमारे इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 17 तो हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन और 17 ही हो जाएंगे आपके प्रोटॉन। अब इसका मास नंबर कितना है? 37। तो हम 37 में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएंगे? इसके न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37 माइनस 17, यानी कि आपके 20 न्यूट्रॉन हो गए। अच्छा, ये जो इसका दूसरा आइसोटोप है जो 35 वाला है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, 17 ही प्रोटॉन। अब 35 में से
17 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल आएंगे, इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 18। तो इसके क्लोरीन के दोनों आइसोटोप में से एक आइसोटोप जो है आपका Cl37, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए आपके 20, और दूसरा आइसोटोप है जो Cl35, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए 18। तो यहां से आपको यह भी पता चला कि पहली बात तो आइसोटोप की डेफिनेशन में क्या है कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, हम आइसोटोप्स बोलते हैं। यहां से हमको दूसरी बात पता चलती है कि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, प्रोटॉन भी सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे ये दोनों क्या है, क्लोरीन के आइसोटोप, इसमें एक में क्या है 20 न्यूट्रॉन है, दूसरे में 18 न्यूट्रॉन है। तो हमको पता चला कि जो आइसोटोप्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, जब किसी एलिमेंट की दो अलग अलग फॉर्म बन जाती है, किसकी वजह से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से, तो फिर हम उन दोनों फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का आइसोटोप। अब एक ही एलिमेंट क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो उसका सेम है। अब एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बस उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो यानी कि आइसोटोप्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा इसका यूज क्या होता है आइसोटोप्स का। ठीक है, तो इसका क्या है कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डेटिंग है, जैसे कार्बन डेटिंग करते हैं हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि जो कार्बन डेटिंग के लिए जो बहुत सारे मंदिर वंदिर वगैरह होते हैं, हमको ये पता करना होता है कि ये मंदिर कितना पुराना है आपका, या कोई पेड़ होता है उसका पता करना होता है कि ये इतना पुराना है। जैसे आपने बहुत सारी सभ्यताएं पढ़ी होंगी इंडिया में, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा हड़प्पा वगैरह दुनियादारी की, तो ये कैसे हुई है, कैसे पता चला कि ये कौन सभ्यता कितनी पुरानी है, कार्बन डेटिंग करके। तो कार्बन 14 का क्या यूज होता है, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग में, यानी कि किसी हम उसको ये पता चलाएंगे जो कार्बन का आइसोटोप होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, तो ये धीरे 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 कम होता जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि यानी इतने साल में इतना कम हो गया है, यानी कि पहले उसका शेप देखा कि इतना था, फिर इसके बाद वहां से कितना गायब हो गया है, हमको इसकी एज पता है कि ये कितने टाइम में कितना खत्म हो जाता है, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, वहां की उस जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी एज निकाल लेंगे कि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है। ठीक है, तो जो C14 आइसोटोप होता है ये किसका आइसोटोप है, कार्बन का, और इसका क्या यूज है, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग में। ठीक है, दूसरा है आपका कोबाल्ट 60, इसका कहां यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में। तीसरा है आपका यूरेनियम 235, इसको हम कहां यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं, तो वहां पे किसका यूज होता है, U35 यानी यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235, इसका यूज कहां पे होता है आपका, न्यूक्लियर फ्यूल में। कार्बन 14 का यूज कहां पे होता है, कार्बन डेटिंग में यानी कि आर्कियोलॉजिकल डेटिंग में। तीसरा क्या है हमारा, कोबाल्ट 60, इसका क्या यूज होता है, इसको यूज करते हैं हम कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो यहां से हमको हमारा की पॉइंट क्या है, chemical property remain nearly the same because the atomic number is the same। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपका ये C612, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है इसका, एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही किसी भी जो एटम है या एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो यानी किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो किससे डिफाइन होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 6 इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो जो आपके आइसोटोप होते हैं इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, तो यानी कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो जो आइसोटोप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। क्यों सेम होती है, यही क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन में आ सकता है कि आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है दोनों का, इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, सेम होती है। तो असर्शन भी सही हो जाएगा और आपका रीजन भी सही हो जाएगा।
ठीक है, असर्शन क्या होगा कि जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, आपका केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं कि किसी भी एटम की या एलिमेंट की या सब्सटेंस की, कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी। ठीक है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। जैसे आपने देखा कि ये सोडियम है, ये मेटल होती है, ठीक है, क्लोरीन है, ये नॉन मेटल होती है, ठीक है, इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। कैसे पता चला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, और किस तरीके से रिएक्ट करेगा किसी के साथ में, यही होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। और ये पता चलेगी हमको उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि किसी भी एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का यूज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा आइसोबार। तो अभी आपने पढ़ा था आइसोटोप्स, अब आपने पढ़ा है आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स क्या थे, जिनका एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था, लेकिन मास नंबर अलग अलग था। यानी कि नीचे वाला क्या था, सेम था, और ऊपर वाला क्या था आपका, अलग अलग था। ठीक है, ये वाला अलग अलग था, ये वाला सेम था। आइसोबार में इसका जस्ट उल्टा होता है, ये वाला सेम होता है और ये वाला अलग अलग होता है। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इनका, अलग अलग हो जाएगा, और मास नंबर इनका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। Isobars are atom of different elements having the same mass number, but different atomic number। तो यानी आइसोबार्स का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, और एटॉमिक मास या मास नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा आपका पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन, Ar, Ka और Ca, ये तीनों क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तीनों का अलग अलग होता है। इसका 18 होता है, इसका 19 होता है और इसका 20 होता है, लेकिन जो इनका मास नंबर होता है वो ऑलमोस्ट 40 के आसपास होता है। इसका भी ऑलमोस्ट 40 होता है, इसका भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है। तो ये वाला क्या हो गया, तीनों का सेम हो गया, 40 40 40, और ये क्या हो गया, इसका तीनों का अलग अलग हो गया है, 18 19 एंड 20। तो ये क्या हो गए हमारे आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मास या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये तीनों क्या होंगे, सिमिलर सिमिलर होंगे। ठीक है, तीनों के क्या है, मास नंबर सिमिलर हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों के अलग अलग हैं, 18 19 20। यानी इसमें क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तीनों में क्या है, सेम है, इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है और इसमें भी 40 है। तो ये क्या हो गए हमारे आइसोबार्स। यानी कि जिनमें नीचे वाला बेस वाला अलग अलग होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें टॉप वाला अलग अलग होता है लेकिन नीचे वाला बेस वाला सेम होता है। तो जिसमें टॉप वाला अलग अलग हो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स, और जिसमें बेस वाला अलग अलग हो उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। यानी जिसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग हो वो हमारे क्या होते हैं, आइसोबार्स, और जिसमें मास नंबर अलग अलग हो वो हमारे क्या होते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोबार्स के एग्जांपल क्या है, एक तो आर्गन 40 और दूसरा क्या है हमारा, कैल्शियम 40। तो इसका आर्गन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 18 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या होता है, 40 एंड 40। तो ये हमारे किसके एग्जांपल हो गए, आइसोबार्स के। तो आइसोटोप, अभी तक आपने पढ़ा आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स कौन से होते हैं, जिनका
मास नंबर अलग अलग हो वो होते हैं आइसोटोप, जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो वो होते हैं आइसोबार्स। आइसोटोप्स के एग्जांपल क्या क्या थे आपके पास? क्लोरीन के आपके दो आइसोटोप्स थे, कौन कौन से? Cl35 और Cl37। और इसके अलावा हाइड्रोजन के तीन थे, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम का जो मास नंबर था वो 1 था, ड्यूटीरियम का 2 था और ट्राइटियम का 3 था। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो हमारे होते हैं आइसोटोप्स। यहाँ पे आर्गन और कैल्शियम। अच्छा, वहां पे एक चीज आपने देखी होगी आइसोटोप्स पढ़ते समय कि सेम एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसलिए क्या हो गए हमारे? अलग अलग एलिमेंट हो गए। ये आर्गन है और ये आपका कैल्शियम है। वहां पे क्या था? क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35, यानी कि सेम एलिमेंट था। यहाँ पे दोनों अलग अलग एलिमेंट हो गए। तो यानी आइसोबार्स में एलिमेंट भी हमारे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें सेम एलिमेंट होता है और उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स और आइसोबार में यहां से आपको दो तीन डिफरेंस समझ में आ गए होंगे कि एक में मास नंबर अलग अलग होता है, किसमें? आइसोटोप्स में। और दूसरे में क्या होता है? एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, किसमें? आइसोबार्स में। आइसोबार्स जो होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? दोनों में अलग अलग होते हैं। लेकिन आइसोटोप्स में क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या थे वहां पे? आइसोटोप्स में अलग अलग थे। यहाँ पे क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स में क्या होता है आपका? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, लेकिन आइसोबार्स में क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ रहे थे हम एटम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो एटम क्या था? जब वो अकेला होता है और जब वो किसी के साथ कंबाइन कर लेता है, अब खुद अपनी तरह दूसरे से कर सकता है या किसी अलग पर्सन से कर सकता है, तो फिर क्या बन जाता है? उसका मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे ऑक्सीजन, ये क्या है? एटम। और ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम? O2। तो ये क्या हो गया हमारा? मॉलिक्यूल। ये है एटम और ये है मॉलिक्यूल। तो जब किसी के साथ एटम क्या करता है? कंबाइन, कॉम्बिनेशन बनाता है, यानी कंबाइन करता है, तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। और जब अकेला होता है तो क्या कहलाता है? एटम। जैसे आपने पढ़ा होगा HCl। तो यहाँ पे किस किस कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम। इन्होंने क्या किया? कॉम्बिनेशन किया, कॉम्बिनेशन बनाया एक दूसरे के साथ में, तो क्या बना हमारा? मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट independently and retain all the chemical properties of that substance। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? छोटा सा पार्टिकल होता है। ठीक है, जो उस सब्सटेंस की सारी केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। यानी कि जैसे आपने कोई सब्सटेंस ले लिया, जैसे कि आपने ले लिया 1 लीटर वाटर। ठीक है, तो 1 लीटर वाटर में H2O के जितने मॉलिक्यूल होंगे, सपोज कि 1 लीटर वाटर आपका इतना हो गया, तो चाहे आपने 1 लीटर वाटर इतना वाटर ले लो और चाहे इतना छोटा सा इसका एक मॉलिक्यूल ले लो, सबकी प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। जो प्रॉपर्टी 1 लीटर वाटर की होंगी वही प्रॉपर्टी वाटर के एक मॉलिक्यूल की होंगी। यानी कि चाहे आपका पूरा तालाब भरा हो पानी से और चाहे आपका एक बूंद पानी हो, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी। तो तालाब वाले पानी की और एक बूंद पानी की जो प्रॉपर्टी मिलेंगी वो क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा सा पार्टिकल जो उस सब्सटेंस की सारी केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है? रिटेन करता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। कुल मिला के ऐसा है कि जब एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं, व्हेन मोर देन वन एटम कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। यानी एक से ज्यादा एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? हमारा
मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल के आप दो तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो। एक तो कि जब एक से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, हमारा मॉलिक्यूल बनता है। दूसरी क्या है कि मॉलिक्यूल जो होता है हमारा, वो किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा सा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है और क्या है, उस पूरे के पूरे सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिटेन करता है। यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की होंगी, इतने बड़े सब्सटेंस की, वही प्रॉपर्टी उसके छोटे से मॉलिक्यूल की होंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसकी डेफिनेशन, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम H और H, इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के दो एटम O डबल बॉन्ड O, इसने क्या बनाया, O2 मॉलिक्यूल। N2 N डबल बॉन्ड N, क्या बन गया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। H2O HOH, ये क्या हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये क्या है हमारा, CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो गया हमारा CO2। अच्छा, इसमें एक ये भी होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, तो ये हमारा ये भी होता है इसकी फॉर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, CO2 हो गया। तो ये CO2 का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो आपको एटम और मॉलिक्यूल में क्या हुआ होगा, डिफरेंस यहां से समझ में आ गया होगा। जब अकेला होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, और जब किसी के साथ में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे आपने देखा होगा, एक इंसान होता है अकेला, फिर उसका पूरा परिवार होता है, तो परिवार क्या हो गया उसका, मॉलिक्यूल, और वो अकेला क्या हो गया, एटम। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दो ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। दो नाइट्रोजन एटम मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। दो ऑक्सीजन और एक कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। और यहाँ पे ये है NH3, ठीक है, अमोनिया। तो यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रोजन और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन, यानी कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आपस में मिलके अमोनिया का क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो चाहे यहाँ पे अमोनिया का एक मॉलिक्यूल हो, या अमोनिया 1 लीटर हो, या अमोनिया 100 लीटर हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सबकी सेम होंगी। चाहे आपका 1 ग्राम वाटर हो, चाहे 100 ग्राम वाटर हो, चाहे 1 लीटर वाटर हो, चाहे 100 लीटर वाटर हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहां से आपको मॉलिक्यूल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यानी कि जब एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, कुछ याद ना हो तो आपको ये लिख देनी है कि एक से ज्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और थोड़ी सा पढ़ लिख लो तो फिर क्या लिख देना कि मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा सा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है और उस सब्सटेंस की सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है, रिटेन करता है। यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस में होंगी, वही केमिकल प्रॉपर्टी उस एक मॉलिक्यूल में होंगी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा DNA टेस्ट होता है, तो पूरी बॉडी का जो DNA होगा वही आपके छोटे से, या तो हेयर का या ब्लड के छोटे से पार्ट का भी DNA क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से क्या पता चल गया कि DNA हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, सेम होता है। तो चाहे पूरी बॉडी का DNA एक साथ निकाल दो, या किसी एक छोटे से बॉडी के पार्ट का DNA निकाल दो, क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यही हमारा ऐसी मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। यानी कि वो सब्सटेंस ऐसे ऐसे छोटे, जैसे ये है सब्सटेंस आपका यहाँ है, ये कोई आपका ये रखा हुआ है बॉक्स, किसका, आयरन का बॉक्स। तो ये किससे बना होगा, आयरन के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल से या एटम से। तो ये आप देखिए, ये छोटे 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 एटम एटम ऐसा इसमें ऐसे अरेंज होंगे, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अभी हमने पढ़ा था एटम। एटम क्या होता है, अकेला होता है, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, सोडियम एटम। फिर इसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूल। जब दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, O2। दो हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, H2। दो क्लोरीन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, Cl2। तो ये क्या था हमारा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। ये क्या है, एटम एटम एटम। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, H2O। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन और एक
ऑक्सीजन HO, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए यहाँ पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे और 1 ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल यहां से आपके क्लियर हैं। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने टाइप के मिल सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अच्छा, अब आपको यहां से पता होना चाहिए एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट होगा कि जब एक जैसे एटम प्रेजेंट होंगे, जहां पे सिमिलर टाइप के एटम होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, मिलके एलिमेंट बनाएंगे। और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक नाइट्रोजन, तो वो क्या बनाएंगे आपस में मिलके, कंपाउंड बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा शुगर, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो शुगर का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है हमारी ग्लूकोज, जो आपको मार्केट में मिलता है, ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, जो किस किस से बना है, जिसमें 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में आपको 12 क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन, 6 क्या मिलेंगे, कार्बन एटम, और 6 क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन एटम। यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में आपको 6 + 6 + 12 यानी कि टोटल 24 एटम मिलेंगे। यानी CHO 1:2:1। ठीक है, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल किससे बना है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहां से भी आपको पता चल गया कि यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा होता है और जो एटम होता है वो छोटा होता है। ठीक है, बहुत सारे एटम जब मिलते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा एटम जब मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, हमारा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक इसका मॉलिक्यूल हो गया ग्लूकोज का। यहां से देखिए आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पता चल गया, क्या होता है, C6H12O6। और ये भी पता चल गया ग्लूकोज में किस किस के एटम होते हैं, कार्बन के एटम होते हैं, हाइड्रोजन के एटम होते हैं और ऑक्सीजन के एटम होते हैं। यहां से आपको ये भी पता चल गया कि ग्लूकोज में टोटल कितने एटम होते हैं, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम होते हैं, 6 + 12 + 6, यानी टोटल 24 एटम होते हैं। किस किस के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो हमारा जो मॉलिक्यूल था वो 2 टाइप का था, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये क्या है हमारा ग्लूकोज कंपाउंड। और जब एलिमेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट, तो ऑक्सीजन एलिमेंट में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे। तो देखो, जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है उसमें सेम टाइप के एटम होते हैं। जैसे कि यदि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 ऑक्सीजन होंगे। ओजोन का मॉलिक्यूल है, जैसे कि आपका जैसे कि आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ओजोन का मॉलिक्यूल है, तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में आपको क्या मिलेंगे, 3 ऑक्सीजन के एटम, 3 ऑक्सीजन एटम। और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में आपको क्या मिलेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में आपको मिलेंगे 2 ऑक्सीजन एटम्स और ओजोन के एक मॉलिक्यूल में आपको मिलेंगे 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये है क्या, ये भी हमारा मॉलिक्यूल है, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है, ओजोन भी हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में, एक में ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक में ऑक्सीजन के 3 एटम है। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे हम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। लेकिन आपने देखा होगा चाहे ऑक्सीजन हो या ओजोन हो, इनमें एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो यानी कि ऑक्सीजन के एलिमेंट में ऑक्सीजन के एटम ने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है हमारा O2 और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा
ओजोन। ये है ऑक्सीजन गैस जो आपकी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं। तो सांस में हम कौन सी गैस लेते हैं? मेनली ऑक्सीजन। यही हमको क्या रखती है? जिंदा रखती है। तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन क्या करती है? जीने में सहायता करती है। ठीक है, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन क्या होती है? जरूरी होती है। तो ऑक्सीजन क्या है हमारी? ये मॉलिक्यूल। ये ओजोन, ओजोन क्या है आपका? मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें दोनों में सेम टाइप का एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। तो जब सेम टाइप के एलिमेंट मिलके, मतलब किसी एलिमेंट के एटम मिलके क्या बनाए? मॉलिक्यूल बनाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होगा? सिमिलर टाइप के एटम होंगे। और दूसरा क्या है हमारा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसमें डिफरेंट टाइप के एटम होंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल बताया था आपका ग्लूकोज, C6H12 और O6। तो ये क्या है? ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, यानी कि ओजोन भी कंपाउंड है, ग्लूकोज भी कंपाउंड है और ऑक्सीजन भी कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक ही एटम है। वो कौन सा एटम है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। तो O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है, ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जब सेम टाइप का एलिमेंट दिखे, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा हमारा? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरा क्या है हमारा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि जब अलग अलग टाइप के एटम कंबाइन करें। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है, थोड़ी देर पहले बताया गया था कि जो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहाँ कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी और ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया हमारा? ग्लूकोज। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जब एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एग्जांपल क्या है? H2O, इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। CO2, इसमें क्या है? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। और दूसरा क्या है हमारा? NH3 था यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा क्या है हमारा? NH3, इसमें क्या है? 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। और फिर क्या है हमारा? CH4, तो CH4 में क्या है? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। देखो यहाँ O2 है, O डबल बॉन्ड O, यहाँ O3 है। सब जगह ऑक्सीजन 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 ही आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब आप देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो यानी कि इसमें अलग अलग टाइप के एटम मिलेंगे। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन। NH3 में, NH3 बोले तो अमोनिया। अमोनिया में क्या था हमारा? 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। और फिर चौथा क्या था हमारा? CH4, यानी कि ये क्या है? मीथेन। तो मीथेन में क्या होता है? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो यहां से हमने पढ़ा एटम, मॉलिक्यूल एंड दूसरा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में क्या आया हमारा? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जब किसी एक एलिमेंट के एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और जब अलग अलग टाइप के एलिमेंट के एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो क्या बनता है हमारा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इट मींस मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंबाइंड, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम कैसे बनता है? जब सिमिलर एलिमेंट के एटम्स क्या बनाते हैं? मिल आपस में कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्या? एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। यानी जैसे O2, जैसे O3, तो O2 में कितने हैं? 2 ऑक्सीजन हैं, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? 2। O3 में कितने हैं? 3 ऑक्सीजन हैं, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? 3। तो किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं, वही उसकी क्या कहलाता है? एटोमिसिटी। तो जैसे कि आपका
अब एटोमिसिटी क्या होती है? मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक। ठीक है, तो मोनो एटोमिक मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम हो। ठीक है, जैसे हीलियम एक एटम, नियोन एक एटम, आर्गन एक एटम। अच्छा, जैसे आपको पता करना हो कि जैसे आपको ये लिखा है, दो दो लेटर में लिखे हैं, जैसे कि हीलियम, आर्गन और आपका नियोन। अच्छा, इसी के साथ में आपका लिखा है CO। ठीक है, और दूसरा लिखा है आपका CO। आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि क्या है, कैसे है? देखिए, पहला लेटर क्या है इसमें? कैपिटल। दूसरा लेटर क्या है? स्मॉल। यानी कि ये क्या हो गया? ये कोई एक, किसी एक एलिमेंट का सिंबल है। जब अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले एटॉमिक सिंबल, तो ये किसी एक एलिमेंट का सिंबल है। ये आर्गन, यानी इसमें ए कैपिटल है और आर स्मॉल है, यानी ये किसका हो गया? आर्गन का हो गया। नियोन, इसमें एन कैपिटल है और ई स्मॉल है, ये किसका हो गया? नियोन का। अब आप देखो, यहां भी सीओ लिखा है और इसमें भी सीओ लिखा है, लेकिन इसमें दोनों कैपिटल हैं, सी भी कैपिटल है और ओ भी कैपिटल है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अलग अलग एटम के सिंबल है। यानी यहाँ पे एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहाँ पे देखो सी और ओ में एक सी कैपिटल है और ओ क्या है? स्मॉल है। तो यानी कि ये क्या हो गया? ये कोबाल्ट है हमारा, यानी कि ये कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, किसी एक एलिमेंट का सिंबल है, यानी कि ये कोबाल्ट का एटॉमिक सिंबल है। लेकिन ये क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। ये क्या है? हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो। ठीक है, जब ईंधन जलता है तो जो धुआं निकलता है, धुएं में कौन सी गैस होती है? मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये वही है। तो आपको पता करना हो कि ये एक एटम है, दो एटम है, क्या है इसकी एटॉमिसिटी क्या है। तो जब दोनों कैपिटल में लिखे हैं तो समझ लो कि दो एटम है यहाँ पे, और जब एक कैपिटल लिखा है दूसरा स्मॉल लिखा है तो समझ लो कि ये किसी एक एटम का एटॉमिक सिंबल है। ठीक है, तो यानी कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिसिटी। तो व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के वन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इसको क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिसिटी। जैसे कि हीलियम की एटॉमिसिटी 1, नियोन की एटॉमिसिटी 1, आर्गन की एटॉमिसिटी 1। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी यहां क्या लिखा है? H2, यानी कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, एटॉमिसिटी 2। नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड N, एटॉमिसिटी 2। तो जिसकी एटॉमिसिटी 2 होगी उसको क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक। जिसकी 1 होगी उसको मोनो एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें तीन मॉलिक्यूल, तीन एटम होंगे। जैसे ओजोन O3, O3 में क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है। चौथा है टेट्रा एटॉमिक, यानी कि जिसमें 4 एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि P4, ये क्या है? फॉस्फोरस। तो इसमें क्या होते हैं? 4 फॉस्फोरस। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, तो जहां पे 4 फॉस्फोरस होंगे उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रा एटॉमिक। दूसरा है हमारा पॉली एटॉमिक, जहां पे 4 से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक। जैसे कि S8, यानी कि यहाँ पे सल्फर के कितने मौलिक एटम हैं? 8 एटम हैं। ठीक है, तो जहां पे 8 एटम प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक। यानी 4 से ज्यादा वाले को हम क्या बोल देंगे? पॉली एटॉमिक। कभी कभी पेंटा एटॉमिक भी हो जाता है, जैसे कि आपका कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है उसमें 5 एटम है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पेंटा एटॉमिक। तो लेकिन 4 से ज्यादा या 5 से ज्यादा वाले को फिर हम क्या बोल देंगे? पॉली एटॉमिक। तो यहां से आपने पढ़ी एटोमिसिटी। क्या होती है एटोमिसिटी? किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, टोटल एटम कितने हैं उसको क्या बोलते हैं? उसकी एटोमिसिटी। यानी किसी एलिमेंट का, पहली बात तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है? कि किसी एक ही एलिमेंट का मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के, उसको हम क्या बोल देंगे? उसकी एटोमिसिटी। यहाँ पे सल्फर के 8 एटम प्रेजेंट है तो यहाँ इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई? पॉली एटॉमिक। यहाँ पे फॉस्फोरस के 4 एटम प्रेजेंट हैं तो इस एलिमेंट की एटोमिसिटी क्या हो गई? टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, ओजोन 3 है, ऑक्सीजन है, तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई? 3, यानी कि ट्राई एटॉमिक।
दो होती तो डाई एटॉमिक, एक होती तो मोनो एटॉमिक। नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी। अब वैलेंसी आपने यदि क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो वहां पे आपको सुनने में मिला होगा वैलेंसी। 9th में भी आपने पढ़ा होगा तो वहां पे जब कंपाउंड बनता था, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था वैलेंसी का, तो क्या बनता था हमारा, कंपाउंड बनता था। और आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड होता है वो कैसा होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव बैलेंसी होगी उतनी ही निगेटिव बैलेंसी होगी, तो ओवरऑल जो बैलेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, जीरो होती है। तो बैलेंसी क्या है, बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी कि एक एटम कितने लोगों से कंबाइन हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी बैलेंसी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंसी, यानी कि जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, उसकी बैलेंसी। ठीक है, जैसे कि आपने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या है, 1, यानी कि हाइड्रोजन अपने जैसे किसी एक के साथ में क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। ठीक है, या अब देखिए जो ये कॉम्बिनेशन बनता है ये डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर भी कर सकते हैं। तो जो कभी भी जब मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल आपका या तो इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से, ठीक है, तो एक ने दिया और दूसरे ने लिया, इस तरीके से बन सकता है। और दूसरा हमारा बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, कि यानी कुछ इलेक्ट्रॉन हमने तुमको दे दिए और उतने ही इलेक्ट्रॉन तुमने हमको दे दिए। तो मॉलिक्यूल हमारा दो तरीके से बनता है, एक तो इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से। जब इलेक्ट्रॉन कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्या आएंगे, हमारे एटम्स आएंगे। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, ये वही वाला सॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, यानी कि इसकी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लोरीन है दूसरा हमारा, क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 8 10, 10 + 7 17, यानी इसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 और 1 7 हो गए। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे आपस में, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, और क्या बन गया हमारा, नमक का यानी सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को उसकी क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, अच्छा एक चीज यहाँ पे और है, जिसका जो ग्रुप नंबर होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से, एस ब्लॉक, इस साइड होता है पी ब्लॉक, बीच में होता है डी ब्लॉक और नीचे होता है आपका एफ ब्लॉक। ये क्या है, एफ ब्लॉक, ये क्या है, एस ब्लॉक, ये क्या है आपका पी ब्लॉक, और ये क्या है आपका यहाँ बीच में डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक होता है, यहाँ पे हमारा पी ब्लॉक होता है, और यहाँ पे हमारा एस ब्लॉक होता है। ठीक है, एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, एक आता है आपका फर्स्ट ए और दूसरा सेकंड ए। डी ब्लॉक में आपके 10 ग्रुप आते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। यहाँ कितने आते हैं, 10 ग्रुप आते हैं। यहाँ पे दो ग्रुप आते हैं, एक फर्स्ट डे और दूसरा सेकेंड डे। यहाँ पे 10 ग्रुप आते हैं, और यहाँ पे लगभग आपके आते हैं, एक हो गया आपका थर्ड बी, यानी कि ये बोरॉन वाली फैमिली हो गई, फिर ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली,
और ये फ्लोरीन फैमिली और ये नियोन फैमिली, यानी कि यहाँ पे कितने होते हैं, 3 और 3 6, यहाँ पे 6 ग्रुप होते हैं। कहाँ पे, पी ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, ठीक है, और एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो जिसका जो ग्रुप नंबर होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 4, इसकी 5। अच्छा, अब इसकी +5 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। इसकी वैलेंसी 6 यानी +6 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है इस ग्रुप की। इसकी +7 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 8। लेकिन ये इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। ये किसी के भी साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। नोबल गैसेस क्या होती हैं आपकी, ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक में होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, या तो +1 या +2, यानी फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी, +1, और जो सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी, +2। और जो आपका थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड वी, जैसे कि आपका आ गया बोरॉन, फिर कौन आ गया, कार्बन, तो बोरॉन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3। कार्बन की +4 भी हो सकती है, कभी कभी +2 भी शो करता है। नाइट्रोजन या तो +5 शो कर सकता है, फिर -3 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन मेनली तो -2 करता है, लेकिन इसके जो और मेंबर हैं वो क्या करते हैं, +6 से लेके और -2 तक की वैलेंसी को क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे +6 हो गया, +4 हो गया, +2 हो गया और -2 भी हो गया। फ्लोरीन तो मेनली -1 शो करता है, लेकिन इसके जो अदर मेंबर है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या करते हैं, -1 से लेके आपका और +7 तक की सारी वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि आपका -1 हो गया, +1, +3, +5 और +7। अच्छा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इनका जो बैलेंसी होता है उसमें 2 का डिफरेंस होता है। यदि मल्टीपल बैलेंसी शो कर रहा है तो उसमें 2 का डिफरेंस आएगा। जैसे कि सपोज आपने ले लिया यहाँ क्लोरीन, तो क्लोरीन की कौन सी हो सकती है, -1, +1, +3, +5 और +7। इतनी वैलेंसी ये क्या कर सकता है, शो कर सकता है, ठीक है। तो सारी वैलेंसी में क्या होगा, आपका 2 का डिफरेंस होगा। देखिए आप, +7 से +5 2 का डिफरेंस, +5 से +3 2 का डिफरेंस, +3 से +1 कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, और +1 से -1 यानी कि +1 0, फिर -1 कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो एस और पी ब्लॉक की जो वैलेंसी होती है इसमें 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या होती है, जो जिसका ग्रुप नंबर होता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। जैसे एस ब्लॉक में फर्स्ट में कौन आती है आपकी, एल्कली मेटल, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। फिर आपका सेकेंडरी ग्रुप में कौन आते हैं आपके, एल्कली अर्थ मेटल, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, इनकी वैलेंसी +2। फिर ये थर्ड हमारी बोरॉन फैमिली, इसकी वैलेंसी 3, कार्बन फैमिली 4, नाइट्रोजन फैमिली या तो +5 या -3, और ऑक्सीजन फैमिली या तो -2 या -2 से लेके फिर +6 तक, ठीक। तो जिसकी जो वैलेंसी होगी वही उसका ग्रुप नंबर होगा। और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कोई एटम किस तरीके से कंबाइन कर रहा है, उसकी जो कंबाइनिंग किसी के साथ कितनी जल्दी कंबाइन कर रहा है, ठीक है, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, +1, ऑक्सीजन की -2, नाइट्रोजन की -3, कार्बन की +4, सोडियम की +1, मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3, कैल्शियम की +2। तो ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। अब आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि ये प्लस और माइनस कैसे आया, तो इसके लिए हम जब आगे अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो वहाँ पे इसकी जो बैलेंस सेल है, कोई भी हो, हम हो आप हो, हम लोग पैदा हुए हैं तो हम लोगों का अल्टीमेट टारगेट होता है जीवन में स्टेबिलिटी पाना। हर इंसान सिक्योर होना चाहता है, ऐसे ये भी क्या होना चाहते हैं, सिक्योर होना चाहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि
माँ बाप हम लोगों के पढ़ाते लिखाते हैं, किस लिए? कि हम लोग पैसे वैसे कमाएं, पैसे कमा के क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, माँ बाप से खर्चा नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही इनका भी होता है कि इनको किसी और दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, ठीक है। इसलिए सब ट्राई करते हैं कि इनकी जो लास्ट बैलेंस सेल है उसमें क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। कुछ एलिमेंट होते हैं जिनकी 2 इलेक्ट्रॉन में ही वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है। तो इन सब की क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन में ही वैलेंसी पूरी हो जाती है। लेकिन जो और एलिमेंट है उनकी वैलेंसी के लिए क्या चाहिए होते हैं? लास्ट सेल। जो इनकी लास्ट सेल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल। अच्छा, अभी आपने सेल के बारे में क्या पढ़ा? उसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये है आपका कोई एटम, ठीक है। ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये इसकी सेल होती हैं या इन्हीं को ऑर्बिट बोलते हैं। ये ऑर्बिट होगा, ये ऑर्बिट होगा, ये ऑर्बिट होगा, ये ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट। इन्हीं ऑर्बिट में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7 और 8। तो दूसरे में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट। तो ये जो गोले होते हैं क्या होते हैं? ऑर्बिट। और इन्हीं ऑर्बिट में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वही जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसी को उसका बोलते हैं बैलेंस ऑर्बिट, या उसी जो उसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के जो लास्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसके क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वही डिफाइन करते हैं उस एटम की वैलेंसी। हर एटम ट्राई करता है कि उसके जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, बैलेंस सेल हो, जो लास्ट बैलेंस सेल हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। और 8 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्या हो जाती है? उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो कोई भी एटम हो वो ट्राई करता है कि उसकी जो बैलेंस सेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है होने चाहिए, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके आ जाएं, या तो खुद से हो, जैसे कि आपकी जो नोबल गैसेस होती हैं कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इनमें क्या होते हैं? इनकी जो लास्ट सेल होती है जिसको हम बैलेंस सेल बोलते बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते। ये कहते भैया हमारे जीवन में पहले से स्टेबिलिटी है, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ में कंबाइन नहीं करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बैलेंस सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हीलियम को सिर्फ कितने चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बकाया सबको कितने चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं। जैसे आपको यदि यहाँ एग्जाम्पल देखना हो, प्रूफ करना हो इस बात को, तो हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। जो नियोन होती है आपकी, ठीक है, नियोन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Ne। ये इसका सिंबल हो गया, एटॉमिक सिंबल। इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इसका मास नंबर कितना होता है? 20। तो जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कैसा आएगा? 1s2, 2s2 और 2p6। तो ये इसकी होगी फर्स्ट सेल और ये हो गई सेकंड। और सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 6, 8 इलेक्ट्रॉन।
और स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी सेल जो है वो कौन सी है? ये सेकंड है। सेकंड नंबर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए क्या होता है? पहले से स्टेबल होता है। ठीक है, तो पहले से स्टेबल होता है तो इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो स्टेबल नहीं होते हैं, जिनकी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं, या तो 8 या 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन, बकाया सारे एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यदि इसमें 2 नहीं है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? +1। या तो किसी के साथ किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि सामने मेटल है कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल के साथ में क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन अपना देता है, लेकिन मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी हाइड्रोजन जब मेटल के साथ में कंबाइन करेगा, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के साथ में जब कंबाइन करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, मतलब इसका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब नॉन मेटल के साथ में कंबाइन करेगा तो इसकी वैलेंसी या चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे देखी क्या? वैलेंसी। वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी इज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो मतलब वो एटम कितने लोगों से किस तरीके से कंबाइन कर रहा है, इसको उसकी क्या बोलते हैं? वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। या तो ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में शेयर कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। या तो ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। देने के लिए तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है। ठीक है, जैसे कि इसकी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको चाहिए होते हैं 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और 6 तक के इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? किसी के साथ में शेयर कर सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन, या तो किसी से 3 ले लेगा या फिर किसी के साथ में शेयर कर लेगा। ठीक है, मतलब कि तुम हमसे 3 ले लो और तुम हमको 3 दे दो। यानी कि जैसे यदि कोई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनना है N2, N2 में कौन होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे ये कैसे बना? इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में क्या किए? 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। ये बोला कि भैया हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बोला हमारे पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ये बोला चलो ठीक है लाओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये तीसरा, चौथा और पांचवा, इसका भी तीसरा, चौथा और पांचवा। ये बोले चलो बीच में ले आओ। ठीक है, जब तुमको जरूरत होगी तुम ले लेना, हमको जरूरत होगी हम ले लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एक दूसरे के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बीच में आ गए। इसके पास 3, 3, 6 और 2 8 हो गए। इसके पास भी 3 और 3, 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, तो यानी कि ये जो बैलेंसी होती है इसमें क्या करते हैं? या तो हम इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं, या किसी से ले सकते हैं, या किसी को दे सकते हैं। ये तरीके होते हैं किसके? अपनी लास्ट सेल, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। और इतने सारे एटम की हमने क्या पढ़ी? वैलेंसी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, जैसे क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1, सल्फर की 2। अब इसके लिए अभी जैसे मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि क्या करना, जिसका जो ग्रुप नंबर होगा वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। जैसे कार्बन का ग्रुप नंबर कौन सा होता है? 4, 4V, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4। एल्यूमिनियम कौन सी फैमिली का है? बोरॉन वाली फैमिली का, उसकी ग्रुप नंबर क्या होता है? 3V, 3rd V, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। ये आपका कौन है? ग्रुप नंबर 2 है, तो ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से आते हैं आपके? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब की वैलेंसी क्या होती है? 2। और जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं इनकी वैलेंसी क्या होती है? 1। तो यहां से हमारा ये अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, एटोमिसिटी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी क्या होती है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा शिक्षा प्लस का NIOS वाला चैनल है, तो इसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और वीडियो देखने हैं। ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो जिससे आपका
जब दिसंबर के आसपास में एग्जाम होगा तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें टॉप करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में ये हम लोग अपनी पहली क्लास खत्म करते हैं और फिर हम लोग शुरू करेंगे कल दूसरी क्लास।